मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई, अक्सर पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात पति पास लेटा था, दिल धक धक करने लगा। आंखें मलते हुए लाइट जलाई तो होश उड़ गए। पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे मैंने नजरें ऊपर की तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल तक एक जैसा था, हाथ पांव की बनावट एक जैसी थी। मैं तो चकरा कर रह गई थी, क्योंकि यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसमें से मेरा पति समीर कौन है और कौन नहीं। मैं अभी उन्हीं बातों का अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं ये फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा बराबर भी कोई फर्क न था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर भी बड़ी बेतकल्लीफ से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं समीर हूँ और यह अमन है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये तो दो भाई हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जुड़वा हैं, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि मेरा एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहीं पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। बहरहाल मैं अभी कश्मकश में मुब्तला थी। मुझे लगा शायद जो आदमी समीर बनकर मेरे हाथ थामे हैं, कहीं वे मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ये सब कह रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी कि जब अमन बेड से उठा, कहने लगा कि यही आपके पति हैं। भाभी, मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊंगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर समीर हंसने लगे। कहने लगे, बस मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े बेझिझक नाश्ते का इंतज़ाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठकर जब एक आमलेट अमन ने मेरे सामने रखा, कहने लगा, ये आमलेट है भाभी, इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को एक कप चाय भी बनानी नहीं आती है, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वे खास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था, बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद समीर मुझे चंद दिनों घुमाने लेकर गया। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। समीर के साथ गुजरा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, वैसे बहाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे।
कहने लगे मैंने कभी इनकार किया है। इसके बाद वह कहने लगे चलो अब अभी चलो मेरे साथ, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा आप अभी ऑफिस से आए हैं, चाय तो पी लें, लेकिन समीर को शायद ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अमन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद समीर का जोर से हंसना हुआ और वे हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। समीर ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगा शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हम शक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओगे। ये सुनकर तो मैं हैरत से समुंदर में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह समीर नहीं बल्कि मेरा देवर अमन था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह समीर नहीं। मैंने घूर कर समीर की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगा। कहने लगा बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने समीर। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि मैं इसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फट से इनकार कर देती। समझ नहीं आती कि रात को जो आएंगे वह समीर होंगे या अमन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी, मैं उम्मीद से थी। और ये खबर जब समीर को पता चली तो वह मुझसे ज्यादा खुश था। सास कहने लगी शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे समीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शेव भी बड़ी हुई थी, काफी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा आपको क्या हुआ? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ये हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे हाँ मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, देखा इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा समीर आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देख कर वे उठकर बैठ गए। कहने लगे क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा समीर क्या मुझसे नाराज हैं कि मैं मायके में इतने दिन क्यों रह कर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज हूँ कि तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था, वे कह रही थी कि आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। वे कहने लगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अमन घर आ गया। वह बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा माँ मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दे दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोका रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वह कहने लगा मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है, जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। अमन उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा माँ क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी तुम दो ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी।
अमन को चाहिए था कि वह भी यहीं पर सेटल हो जाता। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी आप ही माँ को समझाएं। मैंने कहा कि माँ तो अपनी जगह ठीक है, तुम क्यों जिद पर अड़े हुए हो? जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी बजाय आप माँ को समझाएं, आप उल्टा मुझे समझा रही हैं। रहने दे भाभी, आपकी बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूंगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर सूरत में फ्रांस जाना है। अमन ये कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देख कर जाना। ये सुनना था कि अमन ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वह अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वह वापस आया और हाथ में फाइल पकड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने तेज गुस्से में जाकर पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यही नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को समीर ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कहकर मैं समीर के कंधे पर सर रख दी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हटे थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से ही उठी थी। मैंने देखा कि समीर ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, समीर मुझसे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। अमन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। ये सुनना था कि अमन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझी आप? अगर आज से आपने ऐसी कोई बात भी की या कोशिश भी की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज होते रहें तो हो जाएं। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, जब भी इतने गुस्से से ये बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में आ गई। मुझे देखकर वह बैठकर कहने लगा, भाभी आप मुझे कह देती, मैं खुद बाहर आ जाता। आपने ख्याल रखा करें, मेरे लिए चाय ला रही हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राजी नहीं करेंगी। मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर वारी वारी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा देता। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की थी। अभी भी समीर सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदली थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे ही दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया था तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ, मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं समीर नहीं हूँ, मैं अमन हूँ। ये सुनकर मेरा तो दिल
बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक, ये सब कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? और रात के इस वक्त समीर ने उसे इजाजत कैसे दे दी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है समीर? अब मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत कैसे दी? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और समीर एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी उलट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि समीर उस वक्त मर चुका था। ये सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोजाना। ये कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इन 9 महीनों के वक्त में समीर और अमन को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। समीर के ऑफिस जाते ही पीछे से अमन आ जाता। रात को समीर आते तो ये कहते कि अमन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वे खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीने से अमन और समीर बनकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बता देता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में जरूर आए। कहने लगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहें कि वह मुझे फ्रांस जाने दें। मैं अमन बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। फिर यहाँ रहूंगा समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन ये शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं समीर हूँ, और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। कुछ दिनों बाद अमन मुझे एक पंडित के यहाँ ले जाकर शादी करके ले आए और अमन बनकर हमेशा के लिए फ्रांस चले गए। 10 साल बीत गए इस बात को, और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि समीर ही मेरे पास रहते हैं और अमन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एक दिन मेरे कॉलेज के जूनियर सचिन का फोन आया। उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है और 3 दिन बाद ही होनी है। आपको शादी में आना ही होगा। मैंने आश्चर्य जताते हुए कहा,